तो इसमें कई बार आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना टॉपिक से ही अगर देखते हैं तो आदिवासी का क्या मतलब होता है। आदि का मतलब होता है प्राचीन और वासी का मतलब होता है निवास करना। प्राचीन काल से जो जंगलों में निवास कर रहे थे उनको बोलते हैं आदिवासी। ये किसी भी जाति से संबंधित नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए। आदिवासी का मतलब हो गया जो प्राचीन काल से, आदि काल से जंगलों में निवास करते थे उनको आदिवासी बोलते हैं। तो दूसरा दीकू। दीकू का मतलब होता है बाहरी लोग, जो जैसे अंग्रेजों को या जो जंगल में नहीं रहते थे, आदिवासी समाज में जो लोग नहीं रहते थे, बाहर से आते थे, उनको दीकू कहा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। स्वर्ण युग का मतलब होता है कि जो लोग जंगलों में निवास करते थे वो झरनों का पानी पीते, जंगलों से मिलने वाला भोजन से अपना जीविकोपार्जन चलाते, झरनों का पानी पीते, जंगल में कहीं भी वो घूम सकते थे और शांत वातावरण में रहते थे, आपस में झगड़ा नहीं करते, जादू टोने में विश्वास नहीं करते, एक दूसरे का खून नहीं बहाते, चोरी नहीं करते थे। ऐसी स्थिति को स्वर्ण युग कहते हैं। तो ये रहा टॉपिक का विवरण कि आदिवासी का एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। आदिवासी का मतलब हो गया आदि काल से जंगलों में निवास करने वाले लोगों को आदिवासी कहते हैं। दीकू का मतलब हो गया बाहरी लोग, अंग्रेज या अन्य लोग जो दूसरी जगह से जंगल में कभी कभी जाते थे उनको आदिवासी दीकू कहते थे। स्वर्ण युग हमने बता ही दिया, जहाँ पे चोरी मारकाट नहीं होता था, अंधविश्वास जादू टोना ये सब पर विश्वास नहीं था, इसके अलावा कोई नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करता था, और वो जंगल में मिलने वाले भोजन से अपना जीविकोपार्जन चलाता, उसे कहते हैं स्वर्ण युग। अब जो है आदिवासी जो थे वो करते क्या थे, आदिवासी समूह एक किस तरह जीते थे। तो कुछ लोग झूम खेती करते। यहाँ पे झूम खेती का मतलब हो गया, झूम खेती को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं और इसको स्थानांतरीय कृषि भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिए। जंगल में जहाँ पर पानी उपजाऊ जमीन होती थी वहाँ पे छोटे छोटे झाड़ियों को कट करके वहीं पर सुखा के उसे जला दिया जाता और फिर उसकी राख को उसी मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता, क्योंकि राख में फास्फोरस होती है जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो उसमें वो खेती करते थे और जब उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तो वो दूसरी जगह पर चले जाते थे, इसलिए उसको बोलते हैं झूम खेती, है ना। स्थान बदल बदल कर खेती करना, जैसे उर्वरा शक्ति समाप्त होगी दूसरे स्थान पर पुनः वो कर्तन का मैंने बता दिया। कर्तन का मतलब काटना, दहन का मतलब होता है जलाना। झाड़ियाँ या छोटे मोटे पेड़ को कट करके वहीं पे उसको जला देते, तो इसलिए उसको कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। जब एक जगह भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती तो खेती करने दूसरी जगह चले जाते थे, उसे कहते हैं स्थानांतरीय कृषि। तो कुछ आदिवासी जो है स्थानांतरीय कृषि करते थे और इन्हें घुमंतू खेती भी कह सकते हैं। इसे घुमंतू खेती भी कहते हैं। कुछ आदिवासी शिकारी थे और संग्राहक थे। शिकारी का मतलब है जंगलों में जानवरों का शिकार करके भोजन करते थे, और संग्राहक का मतलब होता है फल फूल को इकट्ठा करके अपना जीविकोपार्जन चलाना। तो तो कुछ आदिवासी जो थे ये शिकार करते थे और कुछ आदिवासी संग्रह करके
उसमें विभिन्न चीजों का संग्रह करते थे, जैसे जानवरों के मांस हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, मछलियां हो गया। तो बरसात के दिनों में मछलियां मिलती तो उसे पकड़ के सुखा लेते थे और वो कई महीने तक उसको खाते थे। तो इस तरह से वो संग्रह करके अपना जीविकोपार्जन चलाते थे। कुछ आदिवासी जानवर पालते थे, जो क्लास 7th में आप लोगों ने देखा होगा कि आदिवासी जो जानवरों के झुंड पालते थे, जिनको कारवां कहते थे। तो वो माल ढुलाई करने में राजाओं के अस्त्र शस्त्र को सेना के पहुंचाते थे और व्यापारियों के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता उनका कारवा। एक कारवा में लगभग 1 लाख बैल होते थे। इस तरह से क्लास 7th में था। तो वही आदिवासी जो है जानवर पालते थे, उनसे सामान ढुलाई करके पैसे कमाते थे, जानवरों को बेच करके कमाते थे। और जैसे उन्होंने घोड़ा पाला, हाथी पाला, तो उसको वो बेच देते थे। और कुछ आदिवासी जो थे भेड़, बकरियां, ये सब पालते थे। जैसे अगर हम देखते हैं तो कश्मीर में बकरियां पालने वालों को बकरवाल कहते हैं। और इसके अलावा जो है कुल्लू में गड्डी समुदाय के लोग जो है गडेरिया थे। तो कुल्लू में इनको गड्डी या गडेरिया कहते हैं और कश्मीर में इनको बकरवाल कहते हैं, जो भेड़ बकरी पालते थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि कुल्लू में इन भेड़ बकरियों को चराने वाले लोगों को गड्डी या गडरिये कहते थे। इसके अलावा जो है कुछ लोग एक जगह पर खेती करते थे। कुछ आदिवासी ऐसे थे जो कि कोई एक ही जगह पर स्थायी रूप से खेती करते थे। जैसे छोटा नागपुर में मुंडा कबीला था। तो मुंडा जो है आदिवासी जो थे, मुंडा समुदाय के, वो एक ही जगह पर खेती करते थे। और ऐसे ढेर सारे थे, मुंडा थे, संथाल थे, चोल थे। ये कई ऐसे जनजातीय समुदाय था जो कि एक जगह पे ठहर कर खेती करता था। अगला इसमें क्वेश्चन आएगा कि भाई मुंडा आदिवासी मुखियाओं का, यहाँ पे सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो आदिवासी थे वो कबीले में रहते थे, उनका कबीला होता। एक कबीले में उन्हीं के कुल के सदस्य रहते थे और उन कबीले का एक मुखिया होता जिसको सरदार कहते थे। और वो सरदार अपने कबीले पर पूरा नियंत्रण रखता था और वो सरदार जो था उसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य था। यहाँ बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो आदिवासी समाज था वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए किसी भी नियमों का पालन नहीं करता। नियम या धर्म संबंधी कोई मान्यताएं या मंत्र वगैरह, इनका कोई वो पालन नहीं करते। उनके आदिवासियों के अलग देवी देवता होते और वो अपने तरीके से पूजा करते और उनके रीति रिवाज अलग होते हैं आदिवासियों के। और उनके गाने भी अलग होते हैं, मंत्र भी अलग होता है, ये सारी चीजें उनके अलग होते हैं। सारे रीति रिवाज परंपराएं अब तो खैर वो समाज में मिल गए तो कुछ अपनाने लगे, लेकिन आदिवासियों को ये इनके रीति रिवाज को नहीं मानते थे। लेकिन ये पहले की बात है, अब तो सारे मिक्स हो गए तो सब मानते हैं। तो जब कंपनी का शासन हो गया तो सवाल आता है कि कंपनी का शासन स्थापित होने के बाद आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। तो कंपनी ने जो मुखिया थे या सरदार थे उनको तो रहने दिया, लेकिन उनके सारे अधिकार समाप्त कर दिए। अब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य था। अब मुखियाओं का वो शासन नहीं रहा जो कि पहले था। अब उसे जो है मुखिया को, जो सरदार था, उसे नजराना देना पड़ता था कंपनी को और साथ साथ में उसके नियमों का पालन करना पड़ता था।
और अपने समुदाय को अनुशासन में रखना पड़ता था। वो जो समुदाय था वो अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं करे, इसकी जिम्मेदारी उस कबीले की मुखिया की थी। और लेकिन जो उसके अधिकार थे वो सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए कि आदिवासी मुखियाओं के सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। पहली बात, मुखिया को कंपनी को नजराना देना पड़ता था, अपने कबीले पर नियंत्रण रखना पड़ता था, इसलिए परंपरागत कामों से आदिवासी लाचार हो गए। जो उनके परंपरागत बाप दादा से उनके काम जो चले आ रहे थे उसको करने से वो लाचार हो गए। सभी बच्चों को पता है कि जंगल को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया और आदिवासियों का जंगल में प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। तो आदिवासियों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो भोजन की पैदा हो गई थी, क्योंकि आदिवासी जंगल से ही भोजन प्राप्त करते थे और जंगल में जाने से उनको मना कर दिया। इसलिए आदिवासियों को काम की तलाश में वो दूसरी जगह जाना पड़ा, जैसे कोयला खदानों में, नील बागानों में, चाय बागानों में काम करने के लिए जाना पड़ा, जहां पर इनका आर्थिक शोषण किया गया। घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ अगर देखते हैं तो यहाँ पर सभी बच्चों को अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि जो अंग्रेज थे या कंपनी थी वो हर काम में अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती थी। ये जब भी कोई बात आए ना तो ये अपने दिमाग में अवश्य रखिए कि कंपनी जो भी काम करती थी वो अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए पहले सोचती थी। तो घुमंतु काश्तकार थे वो कंपनी को लगान देते नहीं थे, वो यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। तो कंपनी ने सोचा कि क्यों न इनको स्थायी खेती करने के लिए मनाया जाए ताकि इनसे लगान वसूल किया जाए और अपनी आमदनी बढ़ाई जाए। तो घुमंतु काश्तकारों को इन्होंने जंगल में जमीन दे दी कि यहाँ पर खेती करो और लगान चुकाओ। कुछ आदि घुमंतु काश्तकारों ने वहां पर खेती भी शुरू कर दी, लेकिन हुआ क्या कि जंगल में ऐसी जमीन उनको दी गई थी जो सूखी थी और पानी भी नहीं था। ऐसे स्थिति में वो खेती करते तो उसमें कुछ पैदा ही नहीं होता, तो लगान कहाँ चुकाएंगे। इसलिए आदिवासियों ने इसका विरोध किया और खेती करने से मना कर दिया कि हम खेती नहीं करेंगे, हम लोग जैसे जीते थे वैसे ही अगर जीने दिया जाए तो ठीक है, अन्यथा हम बहुत भयंकर आंदोलन करेंगे। तो आदिवासी घुमंतु काश्तकारों ने बहुत ही बड़ा आंदोलन खड़ा किया। अंत में कंपनी को ये मानना पड़ा कि आप जंगल में कुछ भाग में आप खेती कर सकते हैं, जहां आपकी चाहिए आप वहां खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा। कंपनी यहाँ भी देखिए अपनी आमदनी कैसे बढ़ा रही है। जंगल में घुमंतु काश्तकारों को खेती करने का मौका तो दे दिया, लेकिन उनको ये कहा कि आपको जंगल से लकड़ी कट करके आपको कंपनी को देना होगा। तो कंपनी जंगल से लकड़ी बिना किसी मजदूरी के कटवा लेती और उसी लकड़ी से स्लीपर बनाती, रेलवे लाइन बिछाने में उसका उपयोग किया जाता है। तो जंगल में लकड़ी काटने का काम आदिवासियों का, उसे जंगल से बाहर लाना, गाड़ी पे लोड करना, ये सारा काम आदिवासी करते और वो फ्री में करते। उसकी कोई मजदूरी नहीं मिलती, सिर्फ उनको जंगल के कुछ भाग में खेती करने की अनुमति दे दी है। तो इस तरह से भाई वन कानून, मैंने बता दिया कि वन कानून से अंग्रेजों आदिवासियों के जीवन पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा था। इनको भोजन की तलाश में, भोजन तो तभी मिलेगा जब ये काम की तलाश में जाएंगे, और ये चले गए कोयला बागानों, चाय बागानों या इनके नील बागानों में काम करने से पर चले गए। बिरसा मुंडा के बारे में बता दिया था कि इनका जन्म 1875 में हुआ था। किताब में 1870 के दशक में लिखा है, तो ये ध्यान रखेंगे 1870 के दशक में लिखा है, तो ये दशक का मतलब फिक्स ईयर नहीं है।
तो 1875 ईयर लिख लेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था। अब इसमें से अगर हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं तो अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगली या बर्बर कहा था। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। झूम खेती में बीज बोने के तरीके को छितराना कहते हैं। वो बिखेर देते थे बीज को, बोते नहीं थे। बोने का मतलब होता है हल के पीछे पीछे बीज गिराना। ये क्या करते थे, उसमें छिड़क देते थे। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को उनकी जमीन का स्वामित्व मिल गया। असम के चाय बागानों और बिहार की कोयला खदानों में, ये असम के चाय आएगा और बिहार का कोयला। क्वेश्चन नंबर 2, झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। ये राइट है कि रॉन्ग है? सही है गलत है? गलत है ये। व्यापारिक संस्थानों से खरीदी को उसमें से 5 गुना दाम पर 5 गुना ज्यादा कीमत पर बेचते थे। सही है। बिरसा ने अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें, डायन और जादू टोना जैसी प्रथाओं में यकीन नहीं करें। ये सही है। अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। नहीं, गलत है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया था